Hello dear student, I am Papu sir. Welcome to my YouTube channel सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम चैप्टर 16 का नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं। पर्यावरणीय मुद्दे चैप्टर 16 यानी 16 चैप्टर का है इकोलॉजी का, जिसमें से आपको प्रीवियस में बताया गया था कि वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन पोल्यूटेंट क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, भौतिक जैविक रासायनिक बताए। तो आज हम बताएंगे कि इसमें जो टॉपिक है इसको बताया जाएगा। सबसे पहले हम ये डील करेंगे डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है? घरों या ऑफिस से डिस्चार्ज अपशिष्ट को घरेलू बहितमल कहते हैं। उसका दूसरा है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। तो कहा जाता है कि औद्योगिक या उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट जो जल को प्रभावित करता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहलाता है। तो कवर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब दूसरा कहता है कि वेस्ट वाटर कंपोजिशन, इस तरह से, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ अपशिष्ट जल के संगठन या संघटक क्या होते हैं। तो कहा जाता है, ग्राफ बताएंगे इस तरह से। कहा जाता है कि 0.1%, हम यहां पर लिखेंगे 0.1% जो होता है अपशिष्ट जल में क्या होते हैं, इम्प्यूरिटीज पाया जाता है। 0.1% जो है क्या पाया जाता है कि इम्प्यूरिटीज पाया जाता है, अशुद्धि पाया जाता है। और उस अशुद्धि के प्रकार क्या क्या हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड। उसके बाद क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड के बाद आपका जो है हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डिजोल्व सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड के बाद हो जाता है आपका जिसको कहा जाता है डिजोल्व सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड के बाद क्या हो जाता है, कोलॉइडल मटेरियल हो जाता है। उसके बाद हो जाता है डिजोल्व मटेरियल। तो कहते हैं कि सस्पेंडेड यानी कि निलंबित कण। उसके बाद हो जाएगा कोलॉइडल पदार्थ। उसके बाद हो जाएगा घुलित पदार्थ। तो सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब क्या होगा, जैसे कि सैंड हो गया, बालू हो गया या सिल्ट हो गया। और कोलॉइडल में क्या होगा, फीकल मैटर यानी कि पैखाना हो गया, पेपर हो सकता है, फाइबर हो सकता है। ये सभी देखते हैं वीडियो क्लियर है या नहीं। हाँ चलिए, वीडियो क्लियर है। अब कहते हैं कि डिजोल्व सॉलिड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना। ये सभी क्या हो जाएगा, डिजोल्व मटेरियल में हो जाएगा। परीक्षा में ये आएगा कि वेस्ट वाटर कंपोजिशन यानी अपशिष्ट जल के संगठन बताएं। तो कहा जाता है 0.1% क्या है, इम्प्यूरिटीज है, किसमें, जल में। लेकिन 99.9% हमारा जो है कि वाटर पूरी तरह से शुद्ध माना जाता है, ये कहा गया है, ठीक है, ओके। चलिए, तो इस तरह से इसको कवर कर लीजिएगा। ज्यादातर ये पूछा जाता है सस्पेंडेड सॉलिड में क्या होगा, सैंड और सिल्ट। कोलॉइडल में क्या होगा, फीकल मैटर, पेपर और फाइबर्स।
और ये कागज हो जाएगा, पैखाना हो जाएगा, मलमूत्र हो जाएगा। और डिजोल्व मटेरियल में क्या, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सभी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपका कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, डोमेस्टिक सीवेज और वेस्ट वाटर कंपोजिशन। ये आपको बता दिया गया, यानी अपशिष्ट जल में कौन कौन से अपशिष्ट होते हैं उसके संगठन हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिसका नाम है बीओडी। क्या नाम होगा उसका? बीओडी होगा। ठीक है, चलिए। तो बीओडी से पहले हम लोग एक कुछ टर्म जान लेंगे कि जैसे कि अगर ये बोला जाता है कि डीओ का मतलब होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, यानी कि घुलित ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन की जो माप होती है, माप जो होती है उसको डिजोल्व ऑक्सीजन को ऑक्सीमीटर में मापा जाता है। ऑक्सीमीटर में मापा जाता है, यानी ऑक्सीमीटर एक यंत्र है, जिस तरह थर्मामीटर एक यंत्र होता है शरीर के तापमान को मापता है, उसी तरह से पानी में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है उसकी माप कौन करेगा? ऑक्सीमीटर करेगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। कहते हैं कि बात यहां पर पूछा जाता है कि डीओ का जो मान है अगर मान लिया जाए 8.0 mg लीटर, यानी कि इतना रहे। अगर किसी जल में घुलित ऑक्सीजन हमारा इतना है तो इसको कहा जाता है संक्रमित जल। संक्रमित जल कहा जाता है। अगर डीओ का मान अगर मान लिया जाए जल में कितना है 4.0 से, यानी इतना से क्या होगा? कम होगा, तो इसको बोलेगा संक्रमित जल। और अगर इतना से अगर कम होगा, से कम अगर होगा तो इसको बोलेंगे हेवली, यानी हेवली पॉल्यूटेड वाटर। यानी कहने का मतलब हुआ ज्यादा जल प्रदूषित। इसको क्या बोलेंगे? जल प्रदूषित। अगर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा? 4.0 mg लीटर इनवर्स, ये से कम होगा तो वो जल हमारा प्रदूषित होगा। और अगर जिसमें 8.2 mg एलिमेंट से कम रहेगा तो उसको बोलेंगे संक्रमित जल। तो ये दोनों मान आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करते हैं जिसका नाम है बीओडी। बीओडी क्या होता है और सीओडी क्या होता है, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिएगा क्या होगा। कहते हैं कि कार्बनिक बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग हिंदी होता है इसका। क्या बोलेंगे कि कार्बनिक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण की माप बीओडी कहलाता है। बीओडी कहलाता है। काफी सिंपल हम कर दिए, कहीं कोई हार्ड नहीं है। यानी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इज मेजर्ड बाय वाटर पॉल्यूशन इज कॉल्ड बीओडी। यानी कार्बनिक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण की जो माप होती है उसी को हम लोग बीओडी कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब कहते हैं क्या कि जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं उसकी माप को हम लोग बीओडी कहते हैं। तो कहा जाता है कि बीओडी क्या करता है? बीओडी का जो सूचक है उसको कहते हैं डफनिया। क्या बोलते हैं उसको? डफनिया उसको कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो कहते हैं कि अगर मान लिया जाए बीओडी इंक्रीज होगा, अगर बीओडी बढ़ेगा तो आपका जल प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी बढ़ेगा। अगर बीओडी इंक्रीज हुआ तो जल प्रदूषण भी इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कहते हैं बीओडी के कारण बहुत सारे जलीय जंतु प्रभावित होते हैं, और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जलीय जंतु मरने लगते हैं। ये सारा प्रभाव इस पर पड़ता है। बीओडी में इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना। दूसरा है सीओडी, जिसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं क्या
कि जल में K2Cr2O7, जल में K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीजन की माप करना COD कहलाता है, COD कहलाता है। ठीक है, ओके। अब कहते हैं COD का जो मान होता है, मान BOD से ज्यादा होता है, BOD से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग कवर करके रखिए, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो COD और BOD ये दोनों आपका क्या कर दिए, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डील करना चाहेंगे, जो काफी सिंपल क्वेश्चंस होगा, उसको हम लोग कहते हैं COD हो गया, BOD आपका हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है जल प्रदूषण रेट, उसका नाम है वाटर बलून यूट्रोफिकेशन। ये दोनों को डील करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए, तो आप ध्यान से जो है कि देखते चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा टॉपिक है जिसको कहते हैं वाटर बलून। ये सभी जल प्रदूषण से संबंधित घटना है। वाटर बलून या इसी को बोलते हैं हम लोग एल्गल बलून, एल्गल बलून कहते हैं। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि जल में अधिक पोषक तत्व की मात्रा होने से जल में अधिक पोषक तत्व की मात्रा होने से प्लैंक्टोनिक एल्गी, जिसको बोलते हैं पलाबी शैवाल, प्लैंक्टोनिक एल्गी की वृद्धि होने लगती है, जिसे वाटर बलून या फिर हम लोग इसको एल्गल बलून कहते हैं। शुद्ध हिंदी बोला जाए तो शैवाल पुष्पन इसको कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। अब कहते हैं क्या कि ये इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो इसके प्रभाव पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि ये जल के गुणवत्ता को घटा देता है। गुणवत्ता को यहाँ हम लोग घटाना की बात, गुणवत्ता को हम लोग बोलेंगे डिटोराइजेशन कर देता है, यानी ये जल की गुणवत्ता को क्या करता है, घटाता है। दूसरी बात ये है कि फिश मोर्टेलिटी यानी मत्स्य मृत्यु दर को ये बढ़ा देता है, यानी मत्स्य मरने लगते हैं और जल की गुणवत्ता बदल जाती है। किसके वजह से, वाटर बलून के वजह से। कहते हैं कि यह मानव एवं जलीय जंतु के लिए टॉक्सिक होता है, यानी काफी जहरीला होता है। ठीक है, ओके। तो वाटर बलून से सिर्फ इतना ही आपको पूछेगा कि वाटर बलून क्या है, तो आप कहिएगा कि जल में क्या करता है, ऑर्गेनिक सबस्टांस यानी कि पोषक तत्व की मात्रा होने से प्लैंक्टोनिक एल्गी की वृद्धि होने लगती है, और जिससे ऑक्सीजन घटने लगता है वातावरण में, उसको ये जल उसको क्या बोलते हैं, शैवाल पुष्पन। तो कहा जाता है कौन सा एल्गी की मात्रा बढ़ती है, तो प्लैंक्टोनिक एल्गी, ये याद रखिएगा। क्या बढ़ता है, कौन सा जीव बढ़ता है, तो शैवाल बढ़ता है, इस पर भी स्टार है। अब कहा जाता है ये क्या करता है, तो जल की गुणवत्ता को डिटोराइजेशन यानी घटा देता है, और फिश के मोटिलिटी को बढ़ा देता है। तो इसको आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझ गए, ओके, चलिए, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जिसका नाम है, जिसको कहते हैं, हाँ, जिसको क्या बोलेंगे, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण कहेंगे। यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण, इसको सुपोषण कहा जाएगा, सुपोषण। कहते हैं कि इसे यूट्रोफिक लेक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूट्रोफिक लेक भी कहते हैं। कहते हैं कि जलाशय में
नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की सांद्रता बढ़ती है तो इसे सुपोषण कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। तो परीक्षा में सवाल आएगा कि यूट्रोफिकेशन किस तत्व के कारण होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसको हम लोग नाइट्रेट भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम इसको फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस फॉस्फेट या नाइट्रेट करके भी पूछा जा सकता है। तो जलाशय में N2 एवं फास्फोरस की सांद्रता बढ़ती है, तो इस स्थिति को तो इसे क्या बोलते हैं, सुपोषण कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए समझिएगा। अब कहते हैं इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल सुपोषण का है वो दल लेक है, दल लेक ऑफ कश्मीर। कश्मीर जब घूमने जाइएगा तो वहां पर दल लेक है, बहुत सारे पिक्चर के गाना जो है वहां पर शूट किए गए हैं, जैसे कि कश्मीर की कली, शम्मी कपूर का बहुत पुराना 1960 के आसपास का बना, वहां देखिएगा। तो कश्मीर, वहां दल लेक में क्या है, चीरोनोमस लार्वा पाया जाता है। चीरोनोमस लार्वा, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चीरोनोमस लार्वा, ये चीरोनोमस लार्वा की वृद्धि कब होती है, जब सुपोषण होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कहते हैं यहाँ पर फर्टिलिटी रेट भी बढ़ा हुआ। अब कहते हैं इसके जो बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान नहीं है, बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, तो ये क्या करता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है, फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता बढ़ा देता है। दूसरी बात क्या है कि जलीय जंतु के लिए ऑक्सीजन बढ़ता है, यानी जलीय जंतु बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ऐसा कहाँ देखा गया, दल लेक यानी कश्मीर में, जहां पर चीरोनोमस लार्वा पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यूट्रोफिकेशन से इतना ही लघुत्तरीय प्रश्न में आपको पूछे जाएंगे, तो लघुत्तरीय क्वेश्चन की तरह आपको जवाब क्या करना है, देना है। यानी आप ऐसे में लिख सकते हैं कि ये इंक्रीजमेंट ऑफ, यानी कि इनरिच न्यूट्रिएंट्स, या कह सकते हैं कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर मीडियम इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूट्रोफिक लेक, यानी कि ये यूट्रोफिक झील भी इसको कहा जाता है। और ये हमारा यूट्रोफिक झील है, ये क्या है, यूट्रोफिक झील है ना, जिसको कहते हैं दल लेक ऑफ कश्मीर। ठीक है, ओके, चलिए। तो इस तरह से सुपोषण को हम बढ़िया से क्या कर लिए, कवर कर लिए, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कहा जाता है कि दूसरा जो टर्म है आपको ये जानना होगा, क्या जानना होगा, कि यूट्रोफिकेशन कंप्लीट हो गया। ये सभी बढ़िया से फिर कॉपी में कवर करते चले जाना, क्योंकि सीरियल नंबर से चैप्टर सेशन हम बताते जा रहे हैं, कहीं कुछ कटिंग फटिंग डंडी मारा हुआ नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं जिसका नाम हो जाएगा क्या उसको बोलते हैं, ये आपका यूट्रोफिकेशन। हाँ, एक होता है एसिलरेटेड या कल्चरल यूट्रोफिकेशन, जिसको बोलते हैं त्वरित सुपोषण। काफी सिंपल है। कहा जाता है कि मानव क्रियाकलाप के द्वारा जल में पोषक तत्व की सांद्रता बढ़ती है, तो इसे क्या बोलते हैं, त्वरित सुपोषण कहते हैं। बस ये आपको याद रखना है, ये स्टार लाइन है, इसको याद कर लेना कि त्वरित सुपोषण क्या है। तो मानव क्रियाकलाप के द्वारा पोषक तत्व की सांद्रता जब क्या करता है, जल में बढ़ती, जैसे कि कोई तालाब है तो बहुत ज्यादा हम केमिकल छीट देते हैं, बहुत सारे ऐसे मलमूत्र को प्रवाहित कर देते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। तो पोषक तत्व की मात्रा अगर मानव क्रियाकलाप के द्वारा जल में बढ़ाया जा रहा है तो हम इसको त्वरित सुपोषण कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, इसको कवर कर दिए। तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं सब आपका कवर हो गया, BOD, COD,
है ना। उसके बाद एक टर्म है कि आप देखे होंगे कि इफेक्ट ऑफ सीवेज, इफेक्ट ऑफ सीवेज ऑन रिवर। कहते हैं कि नदी पर बहित मल का प्रभाव, यानी नदी पर बहित मल के प्रभाव से संबंधित ग्राफ पूछा जा सकता है। तो ये देखिए ग्राफ हो गया, सिंपल ग्राफ बताते हैं, ज्यादा हाई फाई नहीं, बहुत ही सिंपल ग्राफ आपको बताया जाएगा। यहां पर देखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया बीओडी, और ये हो गया आपका जो है, ये हो गया आपका एक मिनट, इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइंड कर देते हैं बढ़िया से। इस तरह से ये हो गया बीओडी, और ये हो गया ये हो गया आपका डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑटो, ठीक है। चलिए अब इधर हो गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हो गया, और यहां पर क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑफ फ्लो, ठीक है। चलिए तो कहते हैं कि जिस तरह से आपका फ्लो बढ़ता है, डिजोल्व ऑक्सीजन का रेट क्या होता है, घटता है, यानी कि बीओडी का लेवल जो होता है पूरी तरह से, बीओडी का लेवल आपका क्या करता है, पूरी तरह से घटने का काम करता है, ठीक है। ओके, तो कहते हैं कि जिस तरह से आप देखिएगा उस तरह से ये क्या करेगा, बढ़ते चला जाएगा। अब कहते हैं कि सीवेज, यहां से हम क्या करते हैं, सीवेज को डिस्चार्ज करते हैं, ये सीवेज डिस्चार्ज यहां पर हो रही है, ठीक है। यहां देखिए तो यहां पर देखिए एक नदी का पानी है, यहां बना लेते हैं ध्यान से, ग्राफ को पहले कंप्लीटली डील कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इसको हल्का हल्का डार्क यहां पर करेंगे, ठीक है। चलिए कहते हैं कि एक रिवर यहां से फ्लो हो रहा है, रिवर यानी देखिएगा कि नदी का पानी बह रहा है, तो उसके साथ अगर आप बहित मल बहा दी, यानी सीवेज उसके साथ बहेगा, तो यहां पर मछलियां क्या होगी, मर जाएगी, फिश किल और डिसएपियरेंस। जब मर जाएगा तो यहाँ जलीय जीव क्या होगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे ही क्या करेगा, बीओडी लेवल, यानी जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, वहां पर जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और कार्बनिक पदार्थ का लेवल जब घटेगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो फिर से यहाँ पर फिश क्या करेगा, रीएपियर हो जाएगा, रीएपियर हो जाएगा, यानी वापस क्या करेगा, फिर आ जाएगा, और यहाँ वाटर क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, और यहाँ पर वाटर क्या पूरी तरह से प्रदूषित है। यानी शॉर्टकट में कहा जा रहा है, नदी पर बहित मल का प्रभाव, जब आप बहित मल यानी गंदगी को, जब बहित मल को आप डिस्चार्ज करते हैं, तो आपका बीओडी लेवल क्या होता है, पूरी तरह से नीचे लेवल यानी कि लो हो जाता है, और यहाँ पर आपका डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या होता है, सांद्रता दिखा रही कि किस तरह से बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप केवल इस डायग्राम को बना देना है, सिंपल समझने के बाद। यहाँ पर आप देखे होंगे कि इसको जो है कि हमने रेड से लिखा था, इसको हमने लिखा था ब्लू से, यहाँ कलर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, पेंसिल से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नदी पर बहित मल का प्रभाव क्या पड़ता है, फिर से सुनिए, नदी के पानी में अगर बहित मल मिश्रित हो गया तो नदी के पानी में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नदी में जो उपस्थित मछलियां होगी वो बहित मल के वजह से क्या होगा, गायब हो जाएगा या मरने लगेगा। तो उसके बाद बीओडी लेवल क्या होगा, पूरा लो हो गया और ऑक्सीजन लेवल हाई होगा।
जब ऑक्सीजन लेवल हाई होगा तो फिश पुनः वापस आ जाएगा, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन मिलेगा तो और पानी साफ हो जाएगा तो उसमें फिर वापस आ जाएगा क्या चीज, मछली बनना शुरू हो जाएगा, मछली का अपीयरेंस आ जाएगा। और फिर आपका पूरी तरह से ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी कि जल में, नदी में बहने वाले गंदगी को रोका जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो नदी में जो बह रही है वहित मल, उसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा रोक सकते हैं, यानी जल में जाने से पहले ही उसको हम लोग रोकेंगे, किसको, बहित मल को। यानी कि बहित मल मिल गया उसके बाद रोका जाए तो पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। तो इस प्रकार के आज के सेशन में चैप्टर 16 से इतना ही लेक्चर। कल हम लेकर के आएंगे आपके लिए जिसको कहते हैं सॉइल पोल्यूशन, उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट, और उसके बाद ए केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक्स वगैरह, ये सब आपके साथ लेकर आएंगे। फिर मोहन चंद्र डागर का भी कहानी, ये सब बताएंगे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप वेट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 को जल्द से जल्द से यानी कि सब्सक्राइब करने का काम करें। थैंक यू फॉर नेक्स्ट सेशन वेटिंग्स।